हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग आपका उपसंहय संयोजन यौगिक चैप्टर का वन शॉट लेकर आए हैं और इस वन शॉट को देखने के बाद आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना। इस प्रकार से इस वन शॉट को डिजाइन किया गया है आपके लिए। हर एक चीज को यहाँ पर चार्ट पे लिखा गया है, धीरे धीरे बोर्ड पर भी चीजों को लिखा जाएगा और आपको हर एक चीज बिल्कुल पक्का करके समझा दी जाएगी, ठीक है। अब समझो आपका क्या होता है उपसंहय संयोजन यौगिक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है, ठीक है, और ये आपका 5वां चैप्टर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके नेक्स्ट चैप्टर्स को पढ़ेंगे, लेकिन आपका 5 चैप्टर, आपकी जो पहली बुक है उसके 5 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे और चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसका, देखो बिल्कुल अभी बेसिक 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 पढ़ेंगे, उसके बाद एकदम से कहाँ जाएंगे जो आपके पेपर में आने वाला है उसके ऊपर। चैप्टर भी तो समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा एकदम दिमाग में बनना तो चाहिए, है क्या आखिर। तो आपके दिमाग में बनवाने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए समझो इस चीज को, क्या होता है योगात्मक यौगिक। पहला ही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिख दी है, योगात्मक यौगिक या फिर आणविक यौगिक। अब ये योगात्मक का मतलब क्या होता है, अब देखो योग का मतलब क्या होता है। आप कहोगे एक योग तो वो होता है योग करते हैं, नहीं, एक योग वो भी होता है जोड़ते हैं, तो ये जोड़ने वाला योग है। समझो इस चीज को, योगात्मक यानी कि जोड़ देना, मिला देना आपस में। तो देखो क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक सरल अस्थायी यौगिकों को, मैंने क्या बोला, जब 2 या 2 से अधिक सरल, कैसे हैं, सरल हैं, कैसे हैं, अस्थाई हैं, उन यौगिकों को क्या किया जाता है, उन यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाकर, कैसे अनुपात में मिलाकर, आणविक अनुपात में मिलाकर गर्म करते हैं, तो इसके फलस्वरूप एक नए पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, यानी कि एक नए पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, योगात्मक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, योगात्मक यौगिक कहो या आणविक यौगिक कहो, क्योंकि इसमें कैसे अनुपात में मिलाते हैं, आणविक अनुपात में मिलाते हैं, तो वहीं से इसका नाम क्या हो गया, आणविक यौगिक कहो चाहे योगात्मक यौगिक कहो, एक ही बात है। क्योंकि आणविक अनुपात में मिलाया जाता है, किसको मिलाया जाता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को सरल अस्थायी यौगिक को क्या कहा जाता है, आणविक अनुपात में मिलाकर गर्म करके, गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करके वाष्पित करते हैं, तो इसके फलस्वरूप एक नए पदार्थ, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, नए क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हम योगात्मक, आपकी जो योगात्मक यौगिक है कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके योगात्मक यौगिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये ध्यान से सुनना, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आपका पहला होता है द्विक लवण। पहला क्या होता है, द्विक लवण। अब ये द्विक लवण क्या है, तो देखो द्विक लवण की डेफिनेशन कई जगह, बहुत जगह, मतलब बहुत कठिन लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन मैंने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपके लिए लिख दी है। देखो क्या होता है, ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। मैंने क्या बोला, कोई एक ऐसा यौगिक है जिसको आपने जल में डाला तो वो अपने आयनों में वियोजित हो गए, टूट गए, ठीक है, वियोजित हो जाते हैं, तथा वो क्या, अर्थात ये भी कह सकते हो आप, विलयन में अपनी पहचान खो देती हैं। यानी कि आपने उनको किसी विलयन में, किसी जल में डाला, वो क्या करेंगे, अपनी पहचान खो देंगे। तो वो ऐसे यौगिक जो हैं वो क्या कहलाएंगे, द्विक लवण कहलाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, पानी में नमक डालो, घुल जाएगा, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी कि अगर वो अपनी पहचान खो दें, वियोजित हो जाएं, किसमें डालने पर, जल में डालने पर, ऐसे यौगिक, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके द्विक लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं, ठीक है। अब द्विक लवण का उदाहरण समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पोटास एलम, मोहर लवण और कार्नेलाइट, ठीक है। अब जैसे आपका जो पोटास लवण है उसमें K2SO4 Al2, अब यहाँ पर जो आपका पोटास लवण है उसको फिटकरी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर K2SO4 Al2 SO4 और 24 अणु जल के, ठीक, ये आपका एग्जाम्पल है, इसका फॉर्मूला है। अब देखो कैसे, कि क्या है, पोटेशियम है, Al क्या है, एल्युमिनियम है, H2O क्या है, जल के अणु है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये सब क्या है, आपस में टूट गए हैं, अपनी इनने क्या खो दी है, पहचान खो दी है। अगला आपका होता है मोहर लवण। तो मोहर लवण का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये आपके पेपर में कभी कभार आपके MCQ में पूछ लेता है। हर एक चीज जो आ रही है वो इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज आप छोड़ नहीं सकते, कोई भी चीज आप मिस नहीं कर सकते। जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जो लिखा नहीं है वो भी मैं अपने मुंह से बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना होगा चीजों को, तभी चीजें आसान बन पाएंगी। अब जो मोहर लवण का फॉर्मूला है FeSO4 NH4 और 6 अणु जल के, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आप एग्जाम्पल है किसके, द्विक लवण के, लिख सकते हो आप, ठीक है। अगला आपका आ जाता है उपसंहय संयोजन यौगिक या फिर संकुल यौगिक। मैंने क्या बोला, योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला द्विक लवण, दूसरा उपसंहय संयोजन यौगिक कहो या संकुल यौगिक कहो। अब जो आपका पूरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही क्या है, उपसंहय संयोजन यौगिक। और उपसंहय संयोजन यौगिक का एक और नाम है, आज जान लो, क्या नाम है, संकुल यौगिक। तो संकुल यौगिक बोलो या उपसंहय संयोजन यौगिक बोलो, दोनों ही एक ही बात है, और आपका पूरा चैप्टर इसी चीज के ऊपर डिपेंड है।
ठीक है ना। इसी पूरे चैप्टर में हमने इसी चीज की बात करनी है, बार बार इन शब्दों को लेना है, बार बार कहेंगे उपसंहय संयोजन यौगिक, संकुल यौगिक, लिगैंड, ठीक है। उपसंहय संयोजक संख्या क्या होती है, बार बार बोलेंगे। केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु, बार बार इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से इन शब्दों को पहचानना है, मैं आपकी पहचान करवाऊंगा अभी, नो टेंशन। अभी एक नेक्स्ट स्लाइड आएगी, उसमें हम शब्दों की पहचान करेंगे, कौन सी चीज क्या है, ताकि मैं आगे कठिन कठिन जब शब्द बोलूंगा तो आपको चीजें आसान लगे, आपको पता हो ये क्या है ये क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होते हैं उपसंहय संयोजन यौगिक। तो ऐसे यौगिक, कैसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिन्हें जल में या किसी अन्य विलायक में घोलने पर अपने घटक विलायकों में वियोजित नहीं होते। द्विक्लवण क्या हो जा रहे थे, विलायक में डालो, जल में डालो, वियोजित हो जा रहे हैं। लेकिन जो आपके उपसंहय संयोजन यौगिक हैं ये वियोजित नहीं हो रहे, जल में डालने पर वियोजित नहीं हो रहे, अर्थात आप कह सकते हो कि ये अपनी पहचान नहीं खो रहे जल में डालने पर भी, लेकिन द्विक्लवण खो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं खो रहे। तो आप कह सकते हो, यहां पर लिखा है अर्थात अपनी पहचान बनाए रखते हैं, नहीं खोते हैं अपनी पहचान। यौगिक को क्या कहते हैं, उपसंहय संयोजन यौगिक, अथवा क्या कहते हैं हम लोग, संकुल यौगिक कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, K3FeCN6, K4FeCN6। अब आपको मैं बिल्कुल डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि ये Fe क्या है, Cn क्या है, 6 क्या है। इन्हीं चीजों के ऊपर पूरा चैप्टर आपका खड़ा हुआ है, पूरा चैप्टर आपका डिपेंड है। ये चीजें नहीं पता होंगी तो चैप्टर समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, सिर के ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। बताओ इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो नीचे कमेंट करो, ठीक है ना। अरे क्लास में एक पूरा माहौल बनाया करो, कमेंट करो, ठीक है। कितना परसेंट आप लाना चाहते हो, क्या आपका टारगेट है, हर एक चीज कमेंट करो, ठीक है। आपके लगातार क्लास लाई जा रही है, नो टेंशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग समझते हैं उपसंहय संयोजक यौगिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और इतनी महत्वपूर्ण परिभाषा है आप कह सकते हो ये इस चैप्टर की नींव है, बेसिक है इस चैप्टर का। ये नहीं पता होगा तो आगे आने वाले शब्द बहुत कठिन लगेंगे, आगे आने वाली चीजें बहुत कठिन लगेंगी, लेकिन ये पता होगा तो आगे आने वाली चीजें आसान हो जाएंगी, सुगम हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी, ठीक है। अब समझो क्या होती है महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं, मैंने यहाँ पर लिख दी हैं आपकी थोड़ी जान पहचान करवाने के लिए, थोड़ी चीजों से जान पहचान हो जाए और चीजें आसान हो जाए, चैप्टर हल्का हल्का लगने लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर चीजों को लिख दिया है। आप समझो, एक एक करके चीजों को समझना चालू करो। यहाँ पर क्या डेफिनेशन है, क्या है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या दे रखा है, K4FeCN6 दे रखा है। अब आप जानते हो K4FeCN6 क्या होता है, बताओ। क्लास को जहां भी देख रहे हो बोल, जहां भी बैठ के देख रहे हो बोल 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 के, यानी कि बोलो। अगर बोल रहे हो, अगर बोलोगे तो पता चलेगा कि बच्चा पढ़ रहा है हमारा, ठीक है ना। पता चलेगा मम्मी को भी बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तैयारी कर रहा है। तो आपको क्या करना है, बोल बोल के पढ़ना है, जहां भी देख रहे हो बोल बोल के बोलो, ठीक है। जहां भी बैठ के देख रहे हो बोलो, ठीक है। तो बताओ K4FeCN6 क्या है, उपसंहय संयोजन यौगिक है या फिर संकुल यौगिक है। ये कैसा यौगिक है, जल में डालने पर, ये कैसा यौगिक है, जल में डालने पर नहीं वियोजित होता, अपनी शक्तियों को नहीं खोता, जल में डालने पर वियोजित नहीं होता, टूटता नहीं है, और जो द्विक्लवण होता है वो टूट जाता है, ठीक है, मैंने बताया था आपको। और ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, योगात्मक यौगिक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों को ज्वाइन करते हुए चलो। तो ये क्या होता है, वियोजित नहीं होता है। ये क्या है, संकुल यौगिक है। ये क्या है, उपसंहय संयोजक संख्या है, ठीक है, सॉरी उपसंहय संयोजन यौगिक है। क्या है, उपसंहय संयोजक यौगिक है, ठीक है, संख्या थोड़ा ना है, यौगिक है। अब देखो यहाँ पर जो आपका Fe है ये क्या है, जो Fe है ये क्या है, ये क्या है, Cn क्या है, 6 क्या है, इन सब चीज़ों से जान पहचान करनी होगी। जान पहचान नहीं होगी तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएंगी। अब जैसे देखो जो आपका Fe है ये क्या है, ये उपसंहय, ये आपका जो Fe ये रखा है यहाँ पर, ये क्या है, केंद्रीय धातु आयन है। Fe क्या है, केंद्रीय धातु आयन अथवा केंद्रीय धातु परमाणु। मैंने क्या बोला, बोलो, Fe क्या है, बोलो भैया, क्या है Fe, केंद्रीय धातु आयन है अथवा केंद्रीय धातु परमाणु है। Cn क्या है, Cn आपका लिगैंड है। अब लिगैंड कई प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका 6 क्या है, 6 आपका उपसंहय संयोजन संख्या है। 6 क्या है आपका, उपसंहय संयोजन संख्या है। अब देखो यहाँ पर Fe क्या है आपका, Fe क्या है, Fe आपका केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु। आपका Cn क्या है, लिगैंड है। 6 क्या है, उपसंहय संयोजन संख्या है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, आप थोड़ी जान पहचान होने लगी है। अब यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु में जब भी बोलूं, आगे चल के जब भी मैं बोलूं केंद्रीय धातु परमाणु या फिर केंद्रीय धातु आयन, तो किसकी बात होगी, इसकी बात होगी, Fe की बात होगी, ठीक है, याद रखना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझ लो। जिस धातु परमाणु या आयन से लिगैंड
बंधे रहते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा धातु परमाणु है, कोई एक ऐसा आयन है जिससे लिगेंड बंधे हुए हैं। ये क्या है? CN लिगेंड है। किससे बंधे हैं? Fe से बंधे हैं। तो जो जिससे बंधे हुए हैं लिगेंड, वो क्या है आपका? वो क्या है? केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ठीक है, अब देखो आपके लिगेंड क्या होते हैं। तो कोई भी धातु परमाणु आयन जिससे केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, यानी कि कोई भी धातु आयन है, कोई भी धातु आयन है उसके अंदर क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु को, जो आपका Fe है, केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु आयन है, इसको क्या देने की क्षमता है? इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है। जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है वो क्या होगा? लिगेंड होगा। वो क्या होगा? लिगेंड होगा। उसे क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। CN क्या है? लिगेंड है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया, जो आपका CN है वो Fe को क्या देगा? इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, क्योंकि CN के पास क्या है? क्षमता है, और ये क्षमता है तभी ये क्या है? लिगेंड है। ठीक है ना, इसके पास एक क्षमता है क्या देने की? इलेक्ट्रॉन युग्म देने की। किसको देने की? आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन जो Fe है उसको देने की। ठीक है, चीजों को कनेक्ट करते हुए चलो, तब चीजें आसान हो जाएंगी। उपसंहत संयोजन संख्या क्या होती है? तो जो क्या होती है? तो धातु परमाणु या धातु आयन से जुड़े हुए, जो आपका धातु परमाणु है या धातु आयन है उससे जुड़े हुए दाता परमाणु की संख्या को, यानी कि देने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देगा? लिगेंड देगा, CN देगा। तो आपका CN क्या है? दाता परमाणु है, देने वाला है, दाता है, और जो देता है वो दाता होता है। तो यहाँ पर जो दाता परमाणुओं की जो संख्या है, दाता की संख्या कितनी है? 6 है। तो यही जो 6 है, यही क्या है? उपसंहत संयोजन संख्या है। क्या है? उपसंहत संयोजक संख्या है। बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया तरह समझाने का प्रयास किया है। Fe क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। CN क्या है? CN क्या है? आपका लिगेंड है। और CN क्या है? देने वाला है, दाता है, लिगेंड है। ये किसको देगा? आपके केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। ठीक है, और जो इसकी संख्या होगी 6 है। ठीक है, तो ये क्या होगी? जो दाता परमाणु की संख्या है उस 6 है, तो ये क्या है? उपसंहत संयोजक संख्या है। इस प्रकार से आपकी छोटी छोटी सी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो क्लास को एक बार और देख लो, कुछ नहीं जा रहा देखने में, कुछ नहीं जा रहा, बस समझ में आना चाहिए चीजें। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम देखेंगे आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? लिगेंड देखा, उपसंहत संयोजन संख्या देखी, केंद्रीय धातु आयन अथवा परमाणु देखे। वो इसलिए देखे क्योंकि वो एक चैप्टर का एकदम बेसिक है। वो देखने के बाद अब हम लोग समझेंगे आवेश के आधार पर जो आपका लिगेंड है वो कितने प्रकार का होता है। इसके बाद हम एक चीज और देखेंगे, लिगेंड के प्रकार एक बार और देखेंगे दाता परमाणु के आधार पर। ये हम क्या देख रहे हैं? आवेश के आधार पर। इसके बाद देखेंगे दाता परमाणु के आधार पर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन शॉट इसलिए प्रिपेयर किया गया है ताकि आपकी चीजें बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में कवर होती जाएं, जो जो इंपॉर्टेंट है। पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। आप अगर पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो 70 में 70 नंबर का पेपर करके आओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या होता है धनावेशित लिगेंड। ठीक है, देखो आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि मेनली आवेश कितने प्रकार का होता है? एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है, एक को उदासीन कह देते हैं क्योंकि ना वो धनावेश है ना वो ऋणावेश है। ठीक है, तो हम 3 प्रकार के लिगेंड होते हैं इसके आधार पर। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है धनावेशित लिगेंड, एक होता है ऋणावेशित लिगेंड, और एक होता है उदासीन लिगेंड। ठीक है, सबसे पहला हम देखते हैं धनावेशित। धनावेशित में क्या होगा? तो ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? धनावेशित लिगेंड कहते हैं। यानी कि बिल्कुल साफ स्वच्छ एकदम बढ़िया डेफिनेशन है कि ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश उपस्थित है। ठीक है, जैसे कि आपका NO पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ये सब क्या है? आपके धनात्मक जो आपका धनावेशित लिगेंड है उसके उदाहरण है। धनावेशित लिगेंड के क्या है? एग्जाम्पल है, आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है धनावेशित लिगेंड? ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है उसे धनावेशित लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अगला आपका आ जाता है ऋणावेशित लिगेंड। तो ये भी बहुत आसान है। ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित हो, ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है? तो Cl नेगेटिव, CN नेगेटिव, Br नेगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से इसके उदाहरण हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी एग्जाम्पल है और इजी डेफिनेशन है, पेपर में पूछा जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो मैं अभी इसके बाद कवर करूंगा। क्या है? दाता परमाणु के आधार पर जो लिगेंड के प्रकार हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके बाद वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है उदासीन लिगेंड। उदासीन में क्या होगा? तो ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि ना इस पर धनावेश है ना इस पर ऋणावेश है, कोई आवेश नहीं है, तो इसे क्या कह दिया हमने? उदासीन लिगेंड कह दिया। तो कितने प्रकार के लिगेंड? आपके 3 प्रकार के, आवेश के आधार पर 3 प्रकार के। पहला ऋणावेशित लिगेंड,
पहला धनावेशित लिगेंड, दूसरा ऋणावेशित लिगेंड, तीसरा उदासीन लिगेंड। ऋणावेशित में ऋण आवेश है, धनावेशित में धन आवेश है, उदासीन में कोई आवेश नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, H2O, NH3, CO, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है, बहुत इजी से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आवेश के आधार पर लिगेंड हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग देखेंगे दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड। ठीक है ना, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निम्नलिखित प्रकार के कैसे हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पर दे रखा है एक दंतुल लिगेंड, उसके बाद द्वि दंतुल लिगेंड, उसके बाद त्रिदंतुल लिगेंड, इस प्रकार से आगे बढ़ जाओ, या फिर एक दंतुल लिगेंड, द्वि दंतुल लिगेंड, उसके बाद बहुदंतुल लिगेंड। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप देखो डिटेल में समझते हैं क्या होता है। तो दो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर सबसे पहला है आपका एक दंतुल लिगेंड। एक दंतुक कहो या दंतुर कहो, पेपर में दंतुक लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो एक दंतुल लिगेंड में क्या होगा, तो ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। यानी कि कोई ऐसा लिगेंड है जिसके पास कितना कैसा परमाणु है, एक दाता परमाणु है, एक दाता परमाणु है, अथवा आप ये भी कह सकते हो उसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एक दंतुल लिगेंड कहेंगे। आप जानते हो जो आपके लिगेंड होते हैं, जो आपका केंद्रीय धातु आयन होता है अथवा केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसके साथ में इलेक्ट्रॉन जो युग्म होते हैं वो साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करते हैं। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म साझा कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, केवल एक दाता परमाणु है, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, आपका एक दंतुल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, एक दंतुल लिगेंड है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अब आप इसके एग्जाम्पल में आप कुछ भी लो। ठीक है, आप जो आवेशित लिगेंड भी लो, ठीक है, अनावेशित लिगेंड लो, ऋणावेशित लिगेंड लो, उदासीन लिगेंड लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप NO+ ले सकते हो, NH3, H2O, Cn नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सब क्या है, इसके आपके एक दंतुल लिगेंड के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब चलते हैं द्वि दंतुल लिगेंड पर। ठीक है, द्वि दंतुल लिगेंड में क्या होगा, तो ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु है। एक दंतुल में क्या था, एक दाता परमाणु था, द्वि दंतुल में क्या होगा, दो दाता परमाणु होंगे, और अर्थात आप क्या ये भी कह सकते हो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है, तो दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है, तो द्वि दंतुल, दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है तो फिर बहुदंतुल, और अगर तीन इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है तो त्रिदंतुल। बहुत आसान है। ठीक है, बस आपका एकदम मतलब लॉजिक क्लियर होना चाहिए, चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, किसको देंगे, अरे आपका जो केंद्रीय धातु आयन है, केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके साथ जो साझा करते हैं, तो उसको देने की जो जितनी क्षमता है वही आपकी क्या है, यहाँ पर दो क्षमता है तो द्वि दंतुल लिगेंड, एक क्षमता है तो एक दंतुल लिगेंड, दो से ज्यादा क्षमता है तो बहुदंतुल लिगेंड, तीन देने की क्षमता है तो त्रिदंतुल लिगेंड। ठीक है, बहुत आसान है, तो द्विदंतुल लिगेंड कहते हैं। लेकिन इसके जो आपके उदाहरण है, जो आपके एग्जाम्पल है, वो आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी पेपर के अंदर आपको लिखने हैं, अगर पूछता है लिगेंड कितने प्रकार के होती हैं, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर समझाइए। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, आपने पहले का देख लिया, एक दंतुल का देख लिया, द्वि दंतुल का एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है एथिलीन डाइएमीन। क्या है, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, CH2NH2 CH2NH2। अब यहाँ पर गौर से देखना, जो आपका एक N ये रहा और एक N ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने जो आपके इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी कि दो देने की क्षमता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दो देने की क्षमता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका द्विदंतुल लिगेंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक आपका आता है ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट में देखो यहाँ पर आपका फॉर्मूला दे रखा है, ये C2O4 होता है। ठीक है, C2O4 नेगेटिव होता है। अब देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, दो ऑक्सीजन, यानी कि दाता क्या है, ऑक्सीजन, और कितने हैं, दो हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका द्विदंतुल लिगेंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका आता है, क्या होता है, बहुदंतुल लिगेंड। इसका मैंने वो जो आपकी डेफिनेशन है वो नहीं लिखी, बार बार लिखूं क्या कि एक ही डेफिनेशन को, आपको याद भी होगी। बताओ क्या होती है, तो ऐसा लिगेंड जिसमें दो से अधिक बहुदंतुल है, तो दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म से ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुदंतुल लिगेंड कहते हैं। इसका एग्जांपल है EDTA। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाता है। EDTA का मतलब क्या है, तो एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, ट्राई क्यों आ गया, 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये होता है। अब इसका फॉर्मूला देखो किस प्रकार से है, देखो CH2 यहाँ पर आ गया NH। ठीक है, CH2CW नेगेटिव, CH2CW नेगेटिव, CH2CW नेगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से आपको हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तो N ये रहा, एक N ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, टोटल उसमें कितने दाता परमाणु हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए, जितने दो से अधिक है 5 हो गए ना।
जो कि 2 से अधिक है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका बहुतंतुर लिगेंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एन है, ये एक एन है, ये 3 ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए टोटल, 5 हो गए ना। तो इस प्रकार से आपका ये क्या है, बहुतंतुर लिगेंड का एग्जाम्पल है। तो इसी प्रकार से जो आपके लिगेंड है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने आवेश के आधार पर देखा, फिर हमने परमाणु दाता की जो संख्या है उसके आधार पर देखा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नई टॉपिक की ओर। ठीक है ना, तो चलते हैं नई स्लाइड पे। अब हम लोग समझते हैं क्या होता है कीलेट लिगेंड। ये भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। लिगेंड के हमने प्रकार देखे, अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपका कीलेट लिगेंड। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ सकता है कीलेट प्रभाव क्या होता है या फिर कीलेट बलय क्या होता है। ये कोई भी प्रकार से पूछ सकता है, सबकी मीनिंग एक है, सबका जो डेफिनेशन है वो सेम है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, चाहे इसको कीलेट प्रभाव कहो चाहे इसको कीलेट बलय कहो। ठीक है, कीलेट बलय में क्या होता है, जब कोई बहुतंतुक लिगेंड, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बहुतंतुक लिगेंड की बात हो रही है, जिससे ये बहुतंतुक लिगेंड को इससे पहले हमने कवर किया। ठीक है, सीक्वेंस में चल रहे हैं चीजों को लेके। तो क्या होता है, जब कोई बहुतंतुक लिगेंड एक साथ धातु आयन से कई दाता परमाणु, यानी कि एक साथ जो आपका धातु आयन है उससे कई दाता परमाणु से इस प्रकार जुड़ा होता है कि एक बलय प्राप्त हो जाता है, यानी कि एक संरचना प्राप्त हो जाती है, एक प्रकार का रिंग टाइप की बलय प्राप्त हो जाता है, आप कह सकते हो। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कीलेट लिगेंड, कीलेट बलय कहते हैं। क्या कहते हैं, कीलेट बलय कहते हैं। तथा इसे हम क्या कह सकते हैं, तथा इसे जो एक बनी है इसे क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को कीलेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है ना, तथा इसे कीलेट लिगेंड कहते हैं। यहाँ पर मैं लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो। ठीक है ना, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है तो लिख देता हूँ, कीलेट लिगेंड कहती है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि FeCl2। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका Fe जो है वो आपका क्या है, परमाणु, जो आपका केंद्रीय धातु आयन है, केंद्रीय धातु आयन आपका कौन है, Fe है। अब Fe से यहाँ पर कई सारे क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपके बहुतंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका ये बहुतंतुक लिगेंड जुड़ा है, ठीक है, इस साइड भी जुड़ा है, तो यानी कि एक संरचना बन रही है, इस प्रकार की एक बलय बन रहा है। तो यही आपका क्या है, कीलेट बलय है या फिर कीलेट प्रभाव है या फिर कीलेट दंतुक है। ठीक है ना, कीलेट लिगेंड है, क्या है, कीलेट लिगेंड है। ठीक है, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कीलेट लिगेंड, इसके ऊपर डेफिनेशन पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर कर दिया है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग समझेंगे क्या होता है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको हम VBTV कहते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अगर आपसे केवल VBT पूछ ले, VBT से आप क्या समझते हैं, तो ये संयोजकता आबंध सिद्धांत ही होता है, इसको इंग्लिश में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जितना उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके पेपर में आने वाला है, क्योंकि वन शॉट इसलिए बनाया गया है, जो आपके पेपर में आएगा उसी को पढ़ना है और जितना आएगा उतना ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो इसको कवर करेंगे, बिल्कुल इजी वे में समझाएंगे। आपको बहुत कठिन हो सकता है लगे ये, क्योंकि इसमें ज्यादातर थ्योरी पोर्शन है, लिखने का पोर्शन है, याद करने का पोर्शन है, लेकिन याद करने में भी आसानी हो जाए, चीजें समझ में आ जाए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इस सिद्धांत को लाइनस और पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, लाइनस और पॉलिंग नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दिया था। इसमें होता क्या है, तो इस सिद्धांत के द्वारा संकुल यौगिक के त्रिविम ज्यामिति तथा अनुचुंबकीय गुण को समझा जा सकता है। यानी कि जो आपका ये सिद्धांत है, इससे हम क्या करते हैं, जो आपका संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक यानी कि जिसमें आपका लिगेंड होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है, लिगेंड होता है, उपसंयोजन संख्या होती है, केंद्रीय धातु आयन होता है, ये सब किसमें होते हैं, आपके संकुल यौगिक के अंदर होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर ये आपका संकुल यौगिक बन रहा है ना, ये K3FeCN6 क्या है, आपका संकुल यौगिक है। तो संकुल यौगिक के त्रिविम ज्यामिति तथा अनुचुंबकीय गुण को समझने के लिए एक सिद्धांत दिया था, उसे कहते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत, VBT। किसने दिया था, लाइनस और पॉलिंग नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, अब समझते हैं इस सिद्धांत के अनुसार। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु कहो या केंद्रीय धातु आयन कहो, कहां पर है, तो जो आपका ये Fe है, ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। Cn क्या है, उपसय संयोजन संख्या है, सॉरी Cn क्या है, लिगेंड है, Cn क्या है, लिगेंड है, और आपका 6 क्या है, ये उपसय संयोजन संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में, किसमें, केंद्रीय धातु परमाणु में, Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या फिर केंद्रीय धातु आयन भी आप कह सकते हो। तो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा केंद्रीय धातु आयन में उपसह संयोजन
संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें उपसय संयोजन संख्या कितनी है 6 है, तो इसमें क्या होते हैं उपसय संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। मैंने आपको बताया है जो लिगेंड जो होता है Cn जो होता है, Cn क्या है लिगेंड है, ये जो आपका ये होता है लिगेंड, ये केंद्रीय धातु परमाणु या फिर केंद्रीय धातु आयन को क्या देता है इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ से यहाँ इसको देता है, ठीक है ना, इससे साझा करता है। तो क्या होगा इसमें केंद्रीय धातु आयन में कुछ रिक्त स्थान होगा, कुछ खाली स्थान भी होगा, तो इसमें क्या होता है रिक्त स्थान होता है, किसके बराबर होता है उपसय संयोजन संख्या के बराबर होता है। ये आपका पहला पॉइंट है, बहुत आसान है, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल कर दिया है, ठीक है, उतना ही बताया जाता है आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ही लिख के आना है, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट आ जाता है केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त कक्ष संकरित होकर, यानी कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है अथवा आयन है उसमें रिक्त कक्ष, इसी की बात हो रही है आपके Fe की बात हो रही है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, इसी वजह से मैंने आपको केंद्रीय धातु परमाणु, उपसय संयोजन संख्या, लिगेंड, इन सबको पहले ही कवर कर दिया ताकि चीजें आसान लगें, ठीक है ना। ये शब्द आपको कठिन लग सकते हैं लेकिन आसान शब्द हैं, ठीक है। अब जैसे केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त कक्ष संकरित होकर, जो आपका खाली कक्ष होता है, मैंने भी खाली कक्ष की बात करी, यहाँ पर खाली कक्ष होता है किसमें होता है केंद्रीय धातु परमाणु में होता है, तो संकरित होने का मतलब सिकुड़कर, संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, यानी कि समान ऊर्जा के, ठीक है मैंने क्या बोला, समान ऊर्जा के नए कक्षक का संकरित होकर समान संख्या के समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। और यही जो निर्माण हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है, ये देखो यहाँ पर उपसय संयोजन संख्या मान लो 2 है, तो वो संकरण कैसा है sp है, संकरण कैसा है sp है, और त्रिविम ज्योमेट्री कैसी है रेखीय है। अगर उपसय संयोजन संख्या 4 है तो आपका संकरण कैसा होगा sp3 होगा, और त्रिविम ज्योमेट्री कैसी होगी चतुष्फलकी होगी। अगर आपकी उपसय संयोजन संख्या 6 है तो आपका संकरण कैसा होगा d2sp6 होगा, और जो आपकी त्रिविम ज्यामिति है वो कैसी होगी अष्टफलकी होगी, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझाने की दृष्टि से बता दिया है, लेकिन आपको पॉइंट ध्यान में रखना है क्या हो रहा है, जो संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का क्या होता है निर्माण करते हैं, ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आ जाता है तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर दे रखा है, किसमें क्या होता है केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, या फिर केंद्रीय धातु आयन के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंडों से भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध बनता है। ये आपस में लिगेंडों के साथ क्या करते हैं अतिव्यापन करते हैं, जिससे क्या बनता है सिग्मा बंध बनता है। कैसे बनता है तो देखो, हमने एक संकुल यौगिक लिया K4FeCN6, ये क्या है संकुल यौगिक है। इसमें क्या होगा जो आपका Fe है वो क्या है केंद्रीय धातु आयन है, तो जो Fe के साथ में यहाँ पर हमने क्या किया सिग्मा अतिव्यापन किया, तो अतिव्यापन किया 6 कक्षकों के साथ, एक CN ये रहा, 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 तो आपस में ये क्या बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये होता है सिग्मा, ठीक है। इस प्रकार से सिग्मा को दर्शाते हैं, आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और यही आपका क्या होता है तीसरा पॉइंट होता है, ठीक है। अगला आपका चौथा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट ये रहा, प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है। अभी तक जो आपने पढ़ा थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको, लेकिन आप बहुत आसान पॉइंट हैं, ये भी आसान थे, कुछ कठिन नहीं था, मैंने आपको समझाया है, अच्छी तरह समझाया है। आप कहोगे तो बिल्कुल डिटेल में चाहिए तो बना दूंगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वन शॉट है तो वन शॉट को वन शॉट की तरह ही पढ़ाया जाएगा, जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर किया जाएगा, और मैं जल्दी नहीं पूरा समय ले रहा हूँ, चीज़ों को अच्छी से डिटेल कर रहा हूँ, ठीक है, नो टेंशन। अगली चीज़ क्या होती है, प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। हमने इससे पहले इसके ऊपर बात कर ली, लिगेंड होता है उसके पास एक कक्षक होता है, इसमें एकांकी क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अगला आपका पॉइंट आ जाता है पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो चुका है, पांचवा पॉइंट ये है यदि किसी संकुल के पास एक या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यानी कि अगर कोई आपका संकुल यौगिक है उसके पास एक या उससे अधिक क्या उपस्थित है इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं, तो जो आपका संकुल है वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। हमको ये भी तो देखना है, इसमें क्या बताया था अनुचुंबकीय गुण को भी समझा जाता है इसके माध्यम से, किसके माध्यम से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के माध्यम से। तो कैसे समझा जाएगा, यदि किसी संकुल के पास एक या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह संकुल अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। वो संकुल जो है वो कैसा गुण देगा अनुचुंबकीय गुण देगा। अब प्रतिचुंबकीय गुण कब देगा तो सुनो कब देगा, यदि संकुल यौगिक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित, यहाँ पर बात हो रही है एक या एक से अधिक, ठीक है, और यहाँ पर सभी की बात कर ली, कोई नहीं छोड़ा, सभी की बात कर ली, सभी कैसे होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, तो वह संकुल यौगिक प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। कैसा गुण प्रदर्शित करेगा प्रतिचुंबकीय। अगर एक या उससे अधिक है
ठीक है, तो वो कैसा है, अनुचुंबकीय है। क्या ऐसे हैं वैसे हैं। आपके जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अगर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो वो अनुचुंबकीय है। लेकिन अगर सारे के सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। इस प्रकार से आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत मैंने आपको समझा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोजकता आबंध सिद्धांत बोलो या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलो, ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाता है और लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करवा दिया है। आप इसको नोट कर सकते हो और इसको याद कर सकते हो। एक बार लिखोगे बोल बोल के चीजें आप समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग समझते हैं क्या होता है संयोजकता का वर्नियर सिद्धांत। ये आपके पेपर के अंदर 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, और अधिकतर 3 नंबर में पूछा जाता है। वैसे ज्यादा चांस होते हैं 4 नंबर में पूछा जाए। इसके अंदर मैंने आपके चार पॉइंट लिखे हैं, 4 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। आपका जो संयोजकता का वर्नियर सिद्धांत है इसमें बहुत छोटे छोटे मैंने पॉइंट लिखे हैं छाट के, ताकि आप आसानी से याद कर लो और समझ लो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या होता है संयोजकता के वर्नियर सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित है। क्या अवधारणा है, तो देखो, केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है अथवा जो आपका केंद्रीय धातु आयन होता है उसकी संयोजकता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है प्राथमिक संयोजकता और एक होती है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, यह संयोजकता आयनिक होती है जिससे टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं, यानी कि संरचना संयोजक जो आपकी संयोजकता होती है वो कैसी होती है, आयनिक होती है। इसे इस प्रकार से टूटी रेखा से दर्शाते हैं। कैसी रेखा दर्शाते हैं, टूटी रेखा से दर्शाते हैं। इसको दर्शाने के लिए इस प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, आपकी प्राथमिक संयोजकता होती है। द्वितीय संयोजकता क्या होती है, तो यह संयोजकता अनआयनिक होती है। कैसी होती है, अनआयनिक होती है। वो आयनिक थी, ये कैसी है, अनआयनिक है, जिसे हम ठोस रेखा से दर्शाते हैं, जिसे हम कुछ इस प्रकार की रेखा से दर्शाते हैं, ठीक है ना। किसे दर्शाते हैं, आपकी द्वितीय संयोजकता को दर्शाते हैं। तो संयोजकता कितने प्रकार की, केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकता, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक प्राथमिक संयोजकता, एक द्वितीयक संयोजकता। ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, तो दूसरा पॉइंट है प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहता है। जो धातु परमाणु होता है वो अपनी दोनों संयोजकताओं को क्या करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है, ठीक है। क्या करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है। अगला पॉइंट आपका है तीसरा पॉइंट, बहुत छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं छाट के, ताकि आसानी से समझ में आए, याद हो जाए, ठीक है। किताब की जो लैंग्वेज है वो नहीं लिखी गई है, चीजों को सरल लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। द्वितीय संयोजकता उपसंयोजक संख्या के बराबर होती है, यानी कि जो आपकी द्वितीय संयोजकता होती है, मैंने क्या बोला, जो आपकी द्वितीयक संयोजकता है, यानी कि अभी आपने देखी थी क्या होती है द्वितीयक संयोजकता, ठीक है, तो इसको ठोस रेखा से दर्शाते हैं। तो जो आपकी द्वितीयक संयोजकता होती है, द्वितीयक संयोजकता होती है, वो उपसंयोजक संयोजक संख्या के बराबर होती है। उपसंयोजक संयोजक संख्या बोले तो जो आपका आयनिक बंध होता है, उपसंयोजक संयोजन यौगिक होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं, आपके केंद्रीय धातु आयन होते हैं और उपसंयोजक संयोजक संख्या होती है। तो जो आपकी द्वितीयक संयोजकता है वो उपसंयोजक संयोजक संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। आप देख सकते हो Ag प्लस की संयोजकता कितनी, 2, Zn2 प्लस 2 की कितनी, 4, Fe इस प्रकार से 6 होती है, ठीक है। अगर इसकी संरचना 6 है तो इसका आपका जो आरेख बनेगा वो कैसा बनेगा, अष्टफलकीय बनेगा। सॉरी, अगर 2 है तो कैसा बनेगा, रेखीय बनेगा। अगर आपकी इसकी कितनी है, 6 है तो कैसा बनेगा, अष्टफलकीय बनेगा। इसको हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। देखो, द्वितीय संयोजकताएं त्रिविम में निश्चित दिशाओं में स्थित होती हैं। जो आपकी द्वितीय संयोजकताएं होती हैं वो त्रिविम के अंदर निश्चित दिशाओं में स्थित होती हैं। जैसे कि मान लो आपका Ag प्लस है जिसकी 2 है, तो इसका जो आपका रेखीय चित्र बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो रेखीय बनेगा। कैसा बनेगा, रेखीय बनेगा। अब जैसे कि इसको इस प्रकार से दर्शा देंगे, ठीक है। अब आपका मान लो Fe है, Fe तो इसका कितना है, 6 है, तो इसका कैसा बनेगा, अष्टफलकीय बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर हमने एक Fe लिया, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर। अब इसको हम इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, आपको ये तो 6 ही है, तो इसके पीछे भी तो कुछ होंगे, यानी कि ये तो केवल एक साइड से आप देख रहे हो, इसके पीछे की साइड से भी तो देखोगे ना, तो उसमें कितने होंगे। यहाँ पर ये कैसा है, अष्टफलकीय है। कैसी संरचना बनाएगा, अष्टफलकीय बनाएगा। अगर आपकी 6 होगी तो, और 2 होगी तो कैसी बनाएगा, रेखीय बनाएगा। ये रेखीय बन गई, ये कैसी बन गई, अष्टफलकीय बन गई। इस प्रकार से आपका संयोजकता का वर्णन सिद्धांत है, जिसके अंदर मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए हैं। आप इस प्रकार से लिख के आओगे तो आपको आराम से 4 नंबर का हो तो 4 नंबर, 3 नंबर का हो 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइंट कितने लिखे हैं, 4, ठीक है। एक पॉइंट का अगर 1 नंबर भी मिलता है तो आपको आसानी से अंक मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
अब हम लोग समझते हैं क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, कैसे संख्या निकालेंगे, आपकी ऑक्सीकरण जो संख्या है वो कैसे निकालेंगे और क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन है। पेपर में बहुत बार पूछी गई है, आपके 2023 में मॉडल पेपर देख रहा था ऐसे ही, अब तो 2026 में आप दोगे बोर्ड की परीक्षा, लेकिन 2023 में ये 4 सेटों में, 2024 में 2 सेटों में, 2025 में भी 2 से 3 सेटों में पूछा गया है, मतलब हर बार पूछा जाता है, आपके पेपर में भी आ जाएगा, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते। और ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालना है, बिल्कुल इजी वे में आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन भी लिखने को आ सकती है। तो देखो क्या होता है, एक संकुल यौगिक, मैंने क्या बोला, एक संकुल यौगिक। अब देखो यहां तक अगर आ गए हो तो पता चल गया होगा, संकुल यौगिक यानी कि उपसह संयोजन यौगिक। ठीक है, ये आपका क्या है, उपसह संयोजक यौगिक है या फिर संकुल यौगिक है। ठीक है, तो देखो एक संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से, इसमें क्या बोले, एक संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु आपका क्या है, Fe है। केंद्रीय धातु परमाणु बोले या केंद्रीय धातु आयन बोले, एक ही बात होती है। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को, केंद्रीय धातु परमाणु से Cn जुड़ा है और Cn क्या है, लिगेंड है, तो क्या है, सभी लिगेंडों को यदि उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म सहित हटा लिया जाए, यानी कि साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है, 6 है, इसके साथ में हटा लिया जाए, तो केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश को, तो जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है या केंद्रीय धातु आयन है, उस पर उपस्थित जो आवेश होगा उसी की जो संख्या, उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, यानी कि जो आवेश उपस्थित है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है कि अगर जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उसके बराबर में क्या है, लिगेंड है। ठीक है, तो लिगेंडों को यदि उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म सहित क्या करें, हटा लिया जाए, तो क्या होगा, तो केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित जो आवेश होगा वही उनका, उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। अभी समझ में आपको हो सकता है ना आया हो, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखो किस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिया, एक आयनिक, आपने उपसह संयोजन यौगिक लिया। ठीक है, K4FeCN6। अब क्या करेंगे हम, अब जैसे कि मान लो हमें जो Fe है उसकी तो निकालनी है, उसकी क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम जो आपका 4 है, जो आपका K4 है आगे, उसका 4 यहाँ लिख देंगे और लिख देंगे K की ऑक्सीकरण संख्या। अब K की, ये आपका फॉर्मूला एक तरह से बन गया, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो K की ऑक्सीकरण संख्या प्लस हमें क्या निकालना है, Fe निकालना है, तो हमने यहाँ पर Fe लिख दिया। ठीक है, प्लस हमने 6 को पहले लिख दिया तो 6। अब क्या बचा यहाँ पर Cn, तो Cn की ऑक्सीकरण संख्या इज इक्वल टू 0। अब 0 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आवेश तो 0 है ही, हमें आवेश तो निकालना है ना, तो आवेश जो होगा वही क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है, तो यहाँ पर आवेश क्या है, 0 है। अगर आवेश दे रखा होता +2 -2 तो उस प्रकार से लिख देते, लेकिन नहीं है तो 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो K की ऑक्सीकरण संख्या है ये आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है, +1 होती है, तो हम लिख देंगे 4 कोष्टक में लिख देंगे +1 प्लस x कर देंगे। अब x कहां से आया, तो मैं Fe की निकालनी है, आप Fe को यहाँ पर Fe भी लिख सकते हो, चाहो तो x भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, x बोले तो Fe की वैल्यू चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो x प्लस हम 6 लिख देंगे। अब जो आपका Cn है, Cn की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, कितनी होती है, -1 लिख देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका ये हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 प्लस में है, 6 आपका माइनस में है। ठीक है, अब इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2, अरे 4 में से 6 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू +2, और x क्या है आपका, Fe है, Fe तो निकालना है हमें, S से Cn तो लिगेंड है, Fe क्या है आपका, केंद्रीय धातु आयन है या फिर केंद्रीय धातु परमाणु है, तो Fe इज इक्वल टू हो जाएगा +2, और क्या निकल के आ गई, ये आपकी Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है +2 वो निकल के आ गई। इस प्रकार से आपको Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है, यहाँ पर कोई भी आपका केंद्रीय धातु आयन हो उसकी इस प्रकार से निकालनी होती है। ठीक है, तो आपका ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और यहीं पर जो आपका वन शॉट है वो समाप्त हो जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वन शॉट हो सकता है थोड़ा लंबा हो, ठीक है, लेकिन हर एक चीज को डिटेल में कवर ना किया हो, लेकिन अधिकतर समझाने का प्रयास किया है चीजों को, क्योंकि वन शॉट है, इसमें इतना ही पढ़ाया जाएगा जो आपके पेपर में आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप सब कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, प्लेलिस्ट को डे 1 से देखना चालू कर सकते हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब मैं आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।